आखिरी टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज yield strength reduction factor. Which can be defined as yield strength reduction factor can be defined as peak value of equivalent static force in an elastic system corresponding to an elastoplastic system divided by yield strength of that elastoplastic system, or mathematically F naught by Fy, and it can be proved that yield strength reduction factor is reciprocal of normalized yield strength. So greater the value of Ry, greater will be the greater will it indicate the ductility of the system. Now coming to the displacement ductility factor. Displacement ductility factor of an elastoplastic system is is a property of the system to deform in inelastic range. Displacement ductility factor किसी भी इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर से मुराद उसकी वो एबिलिटी है कि ये इनइलास्टिक जोन में कितना डिफॉर्म हो सकता है, और आमतौर पे ये एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मालूम की जाती है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, इसके अलावा उसकी डिटेलिंग पर भी डिपेंड करता है। तो अब एक इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम जिसकी जो कि स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम हो, so this is अच्छा, तो एक स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम की जो डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर है कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आम जो मोमेंट फ्रेम है उससे ज्यादा होगी। तो दिस इज डिटरमिन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में हम ये करते हैं कि आपने अक्सर ये स्ट्रक्चर लैब में स्पेसिमेंस टेस्ट होते हुए देखे होंगे। तो कोई स्पेसिमेन आप टेस्ट कर रहे हैं, चले फॉर एग्जांपल मेसनरी की वॉल है, इस पे लेटरल फोर्स अप्लाई की जाती है और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है, और आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो प्लॉट की जाती है, जो कि आमतौर पे नॉन लीनियर होती है, इनिशियली इलास्टिक, उसके बाद इनइलास्टिक रीजन में जाए में ये इंटर हो जाता है और एक स्टेज पर ये वॉल जो है कोलैप्स हो जाती है। अब इस नॉन लीनियर कर्व को हम बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसीजर इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दफा हम इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम में कन्वर्ट कर लें और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें,
और वो डिस्प्लेसमेंट जिस पर यील्डिंग स्टार्ट होती है, तो यू एम बाई यू वाई की जो रेशियो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर म्यू। जो जितना एक स्ट्रक्चरल सिस्टम या मेंबर जितना डक्टाइल होगा, उतनी ही इसकी डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर ज्यादा होगी। अच्छा, इस स्लाइड में हम एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं जो कि आगे इस्तेमाल होगा बिटवीन म्यू एंड एफ आई बार। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ इज एफ आई बाई एफ नॉट, और जिसको हम यू वाई बाई यू नॉट भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ये डिराइव किया था। अगर इसी इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लें और दोनों साइड्स को यू एम से मल्टीप्लाई कर लें, तो द यू एम बाई यू वाई जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर म्यू। और हम यू एम बाई यू नॉट जो है वो म्यू इनटू एफ आई बार लिख सकते हैं। एफ आई बार इज द reciprocal of yield strength reduction factor, so this can be written as mu by ry. So from this equation we can correlate um maximum displacement in an elastoplastic system, u naught maximum displacement in corresponding elastic system, mu displacement ductility factor, yield strength reduction factor। इनको हम इस इक्वेशन के जरिए कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम एक इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम का जो बिहेवियर होता है या रिस्पांस के लिए अंडर साइक्लिक लोडिंग वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक जो है उसकी नेचर साइक्लिक होती है। इट अप्लाई ड्यू टू ड्यूरिंग द अर्थक्वेक स्ट्रक्चर जो है वो दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, और दोनों डायरेक्शन में अगर स्ट्रक्चरल सिस्टम डिस्प्लेस डिस्प्लेस होता है तो हम कहते हैं कि इसमें साइक्लिक फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको इससे इमेजिन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट को आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, वो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। राइटवर्ड जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड जो है नेगेटिव है। अब अगर ये इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है, अगर आप राइटवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप टू सम एक्सटेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज करेंगे, और लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट यू आई यील्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, इसमें यील्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी अंडर कांस्टेंट फोर्स। और अगर आप किसी स्टेज स्ट्रक्चरल सिस्टम वापस या मेंबर जो है वापस यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा, और अब चूंकि ये इन इलास्टिक रीजन में काफी डिफॉर्म हुआ है, तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ए डी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब अगर आप इस स्टेज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अगेन अप टू यील्ड डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होंगी, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट यू वाई के बराबर होगी, इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप पॉइंट एफ पर इस फोर्स को रिमूव कर दें, तो ये फोर्स ये सिस्टम जी पर आकर जो है रुक जाएगा, और परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें जो प्रोड्यूस होंगी वो ए जी होगी। इसी प्रोसेस को यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब हम एक इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की बात करते हैं जो कि एक एक्चुअल अर्थक्वेक के दौरान
उसका रिस्पांस हम किस्सा मालूम करेंगे, उस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर हम जो फिनोमिना है वो एक्सप्लेन करने के लिए एल सेंट्रो 1940 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड ले रहे हैं, और जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले रहे हैं वो उसका नेचुरल टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड, डैम्पिंग रेशियो 0 और नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ 0.125। और यहाँ पर पहले 10 सेकेंड तक जो इस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का रिस्पांस है वो जो है शो किया गया है। तो शुरू में चूंकि जो बेस एक्साइटेशन है अर्थक्वेक की वजह से जो ग्राउंड शेकिंग है वो काफी कम होती है, तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होंगी, लेकिन एक स्टेज आएगा जबकि डिस्प्लेसमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये वो पॉइंट जिस पर ये यील्डिंग स्टार्ट हो रही है उसको पॉइंट बी से रिप्रेजेंट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। अब अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाए तो क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट रहेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी, और पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जब ये स्ट्रक्चर डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएंगी। डी पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जबकि फोर्स जो है वो जीरो होगी, और इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर जब डिस्प्लेस होगा तो पॉइंट ई पर दोबारा यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और पॉइंट एफ तक इसमें यील्डिंग हो रही है। एफ पर दोबारा फिर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन बदल गई है। अब इस स्ट्रक्चरल सिस्टम में आप देखें, इसकी अगर हम ये एफ एफ एस बाई डब्ल्यू यानी कि इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय वेट का डायग्राम प्लॉट करें तो आप देखेंगे एक दफा यहाँ पर यील्डिंग प्रोड्यूस हो रही है, ये दूसरी दफा, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले 10 सेकेंड में 12 दफा इसमें यील्डिंग जो है प्रोड्यूस होगी। स्ट्रक्चरल सिस्टम की नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी या यील्ड स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसमें ज्यादा जो है मौके पर यील्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। लीनियर इलास्टिक सिस्टम में जाहिर यील्डिंग प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अब हम आते हैं इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम का रिस्पांस आप तभी मालूम कर सकते हैं जब इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास मौजूद है। इलास्टिक सिस्टम की equation of motion when subjected to base excitation is reproduced here, which you have already studied in module 6. ये वही इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि फॉर एन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम हाउ डज दिस इक्वेशन चेंज। तो इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम में जो इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स या जो फोर्स है इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री या वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। इलास्टिक सिस्टम में एफ एस जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। इलास्टिक सिस्टम में एफ एस इज इक्वल टू के यू, विच मीन एफ एस इज अ फंक्शन ऑफ यू. But in elastoplastic system, Fs in addition to U depends upon displacement history or U dot. So for an elastoplastic system, this equation slightly changes, and Fs
now depends upon u as well as u dot. अच्छा, अब इक्वेशन लिखने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें m पर, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। c की वैल्यू हम पुट कर दें और एफ एस, ये जो है ये रेशो, इसको हम एफ एस टेल्डा से लिख लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब नाउ एफ वाई इज इक्वल टू के इंटू यू वाई और ओमेगा एन स्क्वायर एम इंटू यू वाई। Consequently, finally, we get this equation of motion for elastoplastic system. So, if we solve this equation of motion for ground acceleration at various instant of time, we can get the response. We get the response of the single degree of freedom system, and with the help of which we can draw the response history as well as maximum displacement. और जिस तरह के इलास्टिक सिस्टम के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसी तरह इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के अपने न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जो कि इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, क्योंकि इस कोर्स में आप इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर सर आपने ये एफ के बारे में बताया कि यू पर भी डिपेंड करता है और यू डॉट पर भी डिपेंड करता है। सर इस पॉइंट को जरा दोबारा क्लियर कर ले सर। अच्छा, अच्छा, इतना तो आपको पता है कि एफ एस जो है के इंटू यू के बराबर है इलास्टिक सिस्टम में, विच इंडिकेट कि एफ एस इज अ फंक्शन ऑफ यू। ठीक है, अब अगर आप इस इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम में देखें तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस डिस्प्लेसमेंट पे आप जो है ये फोर्स मालूम करें, या चले मैं ऐसा कह लूं कि यहां इस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉइंट पर आप एफ एस और यू के दरमियान रिलेशन लिखें, इस पॉइंट के लिए जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए कोई रिलेशन लिखें, तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएं के इंटू यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? सर ये एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करेंगे ना सर? नहीं नहीं,
मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट पर जो ये जो एफ एस है, एफ एस, हाँ, यस सर। इस आप के इंटू यू से मालूम चले। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस इलास्टिक स्टेज पे तो कर सकते हैं यहाँ पर सर, के सॉल्व इंटू करके। यू यहाँ पर के इंटू के इंटू यू से मालूम कर सकते हैं हम एफ एस। क्यों? 0 है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब आप एफ एस जब मालूम करेंगे तो आप ये जो है इस चीज को भी देखेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री है इसको अब एफ एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री पर भी डिपेंड करेगी। डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री चूंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है, उस मुनासबत से हम ये डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री को यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि एफ एस जो है वो यू के अलावा डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री यू डॉट पर भी डिपेंड करता है। तो अगर स्टिल कोई क्लैरिटी है नहीं है तो पूछ सकते हैं आप, मैं मजीद भी एक्सप्लेन कर लूंगा। क्लियर हो गया या कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर we are discussing how to calculate minimum strength required for a system to remain linear elastic. कि एक तो एक इलास्टिक सिस्टम है और आप ये चाह रहे हैं कि कितनी इसकी, या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एक इलास्टिक सिस्टम में आप जो इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स है वो किससे मालूम करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले आप एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, जो कि हम इसको उसमें सेंट्रो 1940 वाला ले रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहा हूँ उसका नेचुरल टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, डैम्पिंग रेशियो 0 है। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स अगर आप इसकी बेस पर ये ग्राउंड एक्सेलरेशन का जो टाइम हिस्ट्री अप्लाई करें तो सॉफ्टवेयर से आप इसके मास लेवल पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी टाइम के साथ वेरिएशन मालूम कर सकते हैं, विच इज नोन एज डिफॉर्मेशन रिस्पांस हिस्ट्री। और इस केस में पीक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 3.34 इंच आ रही है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस यू से हम एफ एस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास एफ एस किसके बराबर है, के इंटू यू के। एफ एस हमारे पास के इंटू यू के बराबर है।
और के जो है ओमेगा स्क्वायर एम के बराबर है। अगर हम दोनों साइड को अगर हम इसकी पीक वैल्यू लिखें तो एफ एस नॉट इज इक्वल टू के यू नॉट। Mass conversion is W by G into U naught or F S naught divided by W को हम लिख सकते हैं W square U naught into 1 by G। अब ये U naught को हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा स्क्वायर D जो है दिस इज आल्सो known as pseudo acceleration। ठीक है। So we can write this equation as Fs naught by W is equal to A by G. Achha, if you remember, we discussed that A is almost equal to true acceleration. Therefore, we can rewrite this equation in the other form as well. तो अगर हम ट्रू एक्सेलरेशन को जी पे डिवाइड करें हमारे पास एफ एस नॉट बाई डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है। तो लिहाजा एफ एस बाई डब्ल्यू अगर हम पीछे जो ग्राफ है इसमें यू नॉट मालूम कर लें या इसी ग्राफ में जो यू की वेरिएशन है उससे हम एफ एस बाई डब्ल्यू और टाइम की वेरिएशन भी मालूम कर सकते हैं और हमारे पास जो पीक वैल्यू ऑफ एफ एस डब्ल्यू जो है वो एफ नॉट बाई डब्ल्यू होगी इस केस में 1.37 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि if a structure have a natural time period of 0.5 second, damping ratio 0, and it is subjected to El Centro 1940 ground motion. The maximum force, the maximum strength for the system to remain elastic is F naught is equal to 1.37 W. ये चीजें थोड़ी सी सेवंथ मॉड्यूल जो है दिस इज वन ऑफ द टफ टॉपिक ऑफ दिस कोर्स। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी क्लास में अटेंटिव रहना होगा बार बार देखना होगा क्लास के बाद और अगली क्लास में के स्टार्ट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो से स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैंने एक गाइडलाइन दे दी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज In next topic, we will discuss the effect of normalized yield strength on deformation response history of elastoplastic system. कि जो एफ वाई बार जो है नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ इसका इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की डिफॉर्मेशन रिस्पांस हिस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है। अब जाहिर जब किसी चीज का हम इफेक्ट मालूम करते हैं तो उस चीज को हम वेरी करते हैं बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हम चार सिस्टम लेंगे। पहला सिस्टम जो है उसमें नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ 1 है यानी कि सिस्टम जो है इलास्टिक है। दूसरे में नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ 0.5 है यानी कि सिस्टम थोड़ा सा डक्टाइल है। तीसरा सिस्टम जो है उससे ज्यादा डक्टाइल है और चौथा जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल है 0.125। अच्छा चारों केसेस में नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम इज 0.5 सेकेंड
और डैम्पिंग रेशियो 5% है। और फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन हम एलसेंट्रो 1940 ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड ही लेंगे। तो अब आप देखें एक सिस्टम अगर इलास्टिक है तो मुझे कोई बता सकता है ये एफ नॉट और एफ वाई के दरमियान क्या रिलेशन होगा? दोनों वन के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, या एफ वाई बार विच इज एफ वाई बाई एफ नॉट दैट विल बी इक्वल टू वन। अच्छा, अब हम इस इलास्टिक सिस्टम पे एलसेंट्रो ग्राउंड मोशन अप्लाई करते हैं और किसी भी एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर से इसकी डिफॉर्मेशन रिस्पांस हिस्ट्री मालूम करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2.25 इंच आएगी और यूपी परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू जीरो। इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जीरो क्यों, किसके क्यों क्यों है, ये जरा कोई बताए। सर इलास्टिक इसलिए System is elastic, yes, बिल्कुल। System is elastic, so at the end of earthquake, the structure will come to its original position without any permanent deformation. Now we consider a second system which has same natural time period 0.5 seconds, same damping ratio, but normalized yield strength will be now 0.5. And we apply El Centro 1940 ground motion. Now you can see that peak displacement is different than the peak value in case of elastic system. Elastic system में peak displacement 2.25 इंच थी और इस केस में पीक डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए हम एम का सिंबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है 1.62 इंच आ रही है। और अब चूंकि सिस्टम जो है वो इलास्टिक नहीं रहा तो एट द एंड ऑफ अर्थक्वेक देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ 0.17 इंच। Now we take another system with same properties but normalized yield strength is 0.25 and we apply El Centro 1940 ground motion. Now you can see that displacement is maximum displacement is 1.75 inch and अब चूंकि स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो ज्यादा डक्टाइल है तो इसमें काफी दफा यील्डिंग प्रोड्यूस होगी और कॉन्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ अर्थक्वेक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थोड़ी ज्यादा आ गई है 1.1 इंच आ रही है। एंड फाइनली we take another system with same natural time period and damping ratio, but normalized yield strength is equal to 0.125. And you can see that now maximum displacement is 2.07 inch and permanent deformation is 1.13 inch. अब ये जो चारों सिस्टम का जो ये जो यू एम यूपी ये वैल्यूज ये हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये चारों सिस्टम है ना, इलास्टिक सिस्टम और फिर बाकी तीन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम। ये उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर सेंट्रो 1940 ग्राउंड मोशन जो आ रही है वो है, ये यूपी है और ये म्यू है जो कि अभी कुछ देर पहले हमने इसके लिए रिलेशन डिराइव किया कि mu is um by u naught into 1 by fy bar. Um is maximum displacement in elastoplastic system. U naught is maximum displacement in elastic system. और fy bar is normalized yield strength. अब इलास्टिक सिस्टम ये पहला जो सिस्टम है इलास्टिक है, इसमें um और u naught दोनों बराबर होंगे, एफ वाई बार भी बराबर है, लिहाजा ये म्यू की वैल्यू 1 है। 0.5
नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ के लिए वैल्यू 1.44 है। 0.25 नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ के लिए वैल्यू 3.11 है। 0.125 के लिए वैल्यू उससे ज्यादा है। तो एक ट्रेंड जो कि आप देख सकते हैं वो ये कि नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने के कम होने के साथ ये म्यू की वैल्यू जो है ये बढ़ रही है। लेकिन ये वो डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर वाला म्यू नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी फैक्टर वाला म्यू जो है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से मालूम किया जाता है। ये जो म्यू है इसको हम डक्टिलिटी डिमांड कहते हैं। दिस म्यू इज नोन एज डक्टिलिटी डिमांड, and this basically shows demand imposed by the earthquake on the structural system to survive that earthquake. तो ये जो अगर 0.5 नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ के लिए म्यू की वैल्यू 1.44 है, इसका मतलब ये है कि a structural system with a natural time period 0.5 second, damping ratio 5%, will survive the El Centro 1940 earthquake if its ductility capacity is at least 1.44 1.44। ये सिस्टम अर्थक्वेक सेंट्रो 1940 अर्थक्वेक के दौरान सेफ रहेगा अगर इसकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट डक्टिलिटी इस डिमांड के बराबर हो। अब अगर ये डिमांड 1.44 है और कैपेसिटी स्ट्रक्चरल सिस्टम की डक्टिलिटी कैपेसिटी 1.2 है, तो फिर क्या होगा, कोई बता सकता है? क्रैश होगा सर। वो स्ट्रक्चर जो है वो कोलेप्स हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है उस पर और उसकी कैपेसिटी कम है। हाँ, चले मैं मिसाल देता हूँ जो कि यहाँ पर ज्यादा रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी ये चीज समझने में। आप बाजार जाते हैं, एक चीज खरीदते हैं, ठीक है। आप वो जो चीज खरीदने जा रहे हैं, आपने जहन में एक टारगेट रखा हुआ है कि ये चीज मैं इतने की लूंगा। मिसाल के तौर पे आपके जहन में जो सी चीज भी आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके जहन में फिगर कि मैं 2,000 रुपए की लूंगा। वो 2,000 रुपए आपकी कैपेसिटी होगी। अब अगर दुकानदार की फाइनल जो डिमांड है वो 2,000 से ज्यादा है, तो डिमांड आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, आप वो चीज खरीद नहीं सकेंगे। अगर उसकी फाइनल डिमांड 2,000 या 2,000 से कम है तो आप वो चीज खरीद लेंगे। हाँ? इसी को यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करें कि ये स्ट्रक्चरल सिस्टम इस अर्थक्वेक के दौरान तभी सेफ रह सकेगा जबकि इसकी कैपेसिटी जो है, अर्थक्वेक की जो डिमांड है वो ये कि स्ट्रक्चर को कम से कम 1.44 इसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब अगर स्ट्रक्चरल सिस्टम की डक्टिलिटी कैपेसिटी 2 है, डिमांड 1.44 है, तो ये सेफ रहेगा। अगर कैपेसिटी इसकी 1.2 है और डिमांड 1.44 है, तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए 0.25 वाले नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ के लिए अब ये डिमांड बढ़ गई है, यानी कि स्ट्रक्चरल सिस्टम की डक्टिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, डक्टिलिटी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। नेचुरल टाइम पीरियड वही है, डैम्पिंग रेशियो वही है, नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है। अब ये इस अर्थक्वेक की डिमांड ये है कि स्ट्रक्चर की कम से कम कैपेसिटी 3.11 होनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी कैपेसिटी 3.11 से ज्यादा है तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, अगर इससे कम है तो ये कोलैप्स हो जाएगा।
और आप देखें मजीद कि नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ जब हम मजीद कम करते हैं तो डक्टिलिटी डिमांड जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाती है। तो जो इलास्ट इन इलास्टिक सिस्टम का जो डिजाइन है उसमें आप स्ट्रक्चरल सिस्टम की डक्टिलिटी कैपेसिटी मालूम करेंगे और ये मालूम करेंगे कि आप डिजाइन स्पेक्ट्रम से जो फोर्स मालूम कर रहे हैं उससे इसकी डक्टिलिटी डिमांड कितनी आ रही है और उसी बुनियाद पे फिर आप डिजाइन करेंगे। तो 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस में ले लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।